राहुल गांधी अपने ऑब्जेक्टिव पर लगे हुए हैं और वो ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ऑब्जेक्टिव ये है कि देश में कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के प्रति लोगों के मन में इतना डाउट क्रिएट कर दिया जाए कि एक बार फिर से कोई आंदोलन खड़ा करके रिजाइम चेंज किया जा सके। अपनी इसी कोशिश में अब वो देश के यूथ को जेनजी कहने लगे हैं। उनका ये ट्वीट देखिए। उन्हें आशा है कि जैसे नेपाल में जेनजी ने एक आंदोलन खड़ा करके सरकार बदल दी, वैसा ही कुछ भारत में किया जा सके। पर सवाल यह है कि राहुल गांधी की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या इतनी है कि वो जेनजी के साथ खड़े होने के लिए ऐलान करे तो जेनजी भी उनके साथ खड़ा हो जाएगा? इसका फैसला तो मैं आप पे छोड़ती हूँ, लेकिन इस बात को एनालाइज करना चाहूंगी कि नेपाल में जिस आंदोलन की राहुल गांधी भारत में रेप्लिकेट करना चाहते हैं, आखिर वो क्या था। देखिए, ये सच है कि नेपाल में जेनजी और छात्रों द्वारा आंदोलन करके सरकार बदल दी गई, पर यह भी सच है कि इस आंदोलन से जो पॉलिटिकल वैक्यूम बना है उसके बड़ी जल्दी भर दिया जाएगा। आंदोलन के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए समय पर जरूरी फैसले ले लिए गए। ये बात काफी हद तक आंदोलन करने वाले स्टूडेंट्स की ही नहीं बल्कि नेपाली समाज की भी मैच्योरिटी दिखाती है, क्योंकि नेपाल में इस तरह का आंदोलन बांग्लादेश में हुए रिजाइम चेंज के 1 साल के अंदर हुआ है, इसीलिए कंपैरिजन स्वाभाविक है। लोगों को ये डर था कि नेपाल भी कहीं बांग्लादेश की तरह ऐसे पॉइंट पर न चला जाए जहां इंटरिम गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी डिसीजन या इंडिसीजन एक बड़ा बोझ बन जाए। ऐसी सिचुएशन बांग्लादेश में पिछले 8 महीने से बनी हुई है। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि चुनाव होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो कब होंगे। बांग्लादेश में बहस का एक और विषय ये भी है कि मोहम्मद यूनुस लेड इंटरिम गवर्नमेंट के पास क्या क्या करने का मैंडेट है, सेना का इंटरवेंशन किस लेवल तक है और क्या होना चाहिए। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूनुस गवर्नमेंट रिपोर्टेडली यूएस के इंटरवेंशन से ऐसे फैसले लेना चाहती है जो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स, सोसाइटी और ज्योग्राफी को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है। इसका ठीक उल्टा नेपाल में एक इंटरिम पीएम अपॉइंट होने के साथ साथ अगले चुनाव की तारीख भी डिक्लेयर कर दी गई है। नेपाल के केस में ये बात अच्छी रही है कि इंटरिम गवर्नमेंट के हेड करने वाली सुशीला कार्की देश की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी है। देश के चीफ जस्टिस के पद के होने के कारण उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ अर्थात संवैधानिक शपथ लेने का और उसके पालन करने का इम्पोर्टेंस भी पता है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को शपथ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ का इम्पोर्टेंस नहीं पता है। इसके पीछे कुछ रिलीजियस और कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स का भी हाथ हो सकता है, लेकिन वो अलग विषय है। नेपाल में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे तमाम कारण अब तक कहे और सुने जा चुके हैं। राजनेताओं का ऑब्जेक्टिव जब केवल सरकार बनाकर पावर में बने रहना हो तो इस तरह की सिचुएशन पैदा होगी ही। और नेपाल में तो पिछले 17 सालों में 1 दर्जन से भी ज्यादा सरकारें आई हैं। कौन किसके साथ मिलकर जनता का वोट ले रहा था और किसके साथ मिलकर सरकार बना रहा है, वो अंतर अब खत्म हो गया है। एक देश को डेमोक्रेसी देने के नाम पर उसके नागरिकों के साथ कैसा धोखा किया जा सकता है, नेपाल उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कोई देश नहीं झेल सकता, फिर वो छोटा हो या बड़ा। अब आते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के सवाल पर। देखिए, डेमोक्रेसी की पहली शर्त होती है स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी, और यही कारण होता है कि हर डेमोक्रेसी में सरकार के लिए एक डेफिनिट टर्म होता है, कहीं 5 साल का तो कहीं 4 साल का। किसी भी सरकार और उसके वोटर ये फिक्स्ड टर्म जरूरत पड़ने पर करेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वोटर के तौर पर हमने गलत लोगों को पावर में बिठा दिया तो हमारे पास 4 या 5 साल में ऐसा मौका आएगा कि हम उन्हें वोट आउट कर सके। पर तब क्या होगा जब पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस का ऑब्जेक्टिव ही रहे कि कुछ भी करके पावर में बने रहना है। पिछले 15 सालों में जो नेपाल ने देखा है वो किसी भी देश के लिए बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन होगी, और जब पानी सर से ऊपर चला गया तब जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। आज के नेपाल की राजनीतिक अवस्था मुझे 1990 के दशक के भारत की याद दिलाती है। आप में से जिन्हें तब भारतीय राजनीति की जानकारी न हो उन्हें बता दूं कि एक समय ऐसा ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे देश की एक्सेप्टेड रियलिटी होती थी। कोलेशन के नाम पर भारतवर्ष के साथ सेंटर और स्टेट्स में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिन्हें याद करके आज भी डर लगता है। ये कह सकते हैं कि आज का नेपाल और 1990 का भारत लगभग एक जैसा था। अब मैं आपको ले चलती हूँ 90s में और बताने की कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। देखिए, जब 70s के इमरजेंसी के बाद जब नए पॉलिटिकल फॉर्मेशन यानी जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला, तब कांग्रेस पार्टी ने चौधरी चरण सिंह को पीएम बनाने के नाम पर मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी थी। उसके बाद चौधरी चरण सिंह की सरकार को भी गिरा दिया था। ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हुई वो शॉर्ट लिव थी, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन में इंदिरा गांधी लीडरशिप में कांग्रेस में फिर से सत्ता में आई, और उसके बाद 9 वर्षों तक तो सरकार न गिरने के लिहाज से देखे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही। पर 1989 के इलेक्शन में राजीव गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस हार गई। जनता दल से कौन पीएम बनेगा इसको लेकर भी विवाद रहा। चंद्रशेखर चाहते थे कि वो बने और वीपी सिंह चाहते थे कि वो बने। इस टसल में सब चौधरी देवीलाल की ओर देख रहे थे, जिनका ये दावा था कि वो किसानों के नेता है।
उन्होंने वीपी सिंह को साथ दिया और वीपी सिंह की लीडरशिप में जो सरकार बनी उसमें देवीलाल डिप्टी पीएम बन बैठे। इस सरकार को भाजपा और लेफ्ट का समर्थन प्राप्त था। ये अपने आप में एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था। बाद में राम मंदिर आंदोलन की काट के लिए वीपी सिंह को मांडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी और इसका असर ये हुआ कि समाज में अशांति फैल गई। बाद में फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पर वीपी सिंह की सरकार को वोट आउट कर दिया गया। वीपी सिंह के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देवीलाल अब चंद्रशेखर के साथ हो लिए क्योंकि कांग्रेस ने चंद्रशेखर को कहा था कि उनकी लीडरशिप वाली सरकार को समर्थन देगी। ये वही प्लेबुक थी जो कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह के साथ पढ़ी थी। चंद्रशेखर के साथ भी वही हुआ जो चौधरी चरण सिंह के साथ हुआ था। 6 महीने बाद कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और चंद्रशेखर की सरकार गिर गई। फिर 1991 का चुनाव आया और इसमें प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। कांग्रेस ने नरसिम्हा राव की लीडरशिप में सरकार बनाई और ये एक माइनॉरिटी सरकार थी। नरसिम्हा राव पीएम होने के बावजूद सोनिया गांधी को सरकार की कार्यवाही के बारे में रिपोर्ट करने उनके घर हर सप्ताह जाते थे। ये वही सरकार थी जिसे रहते पहली बार सरकार बचाने के लिए सांसदों का वोट खरीदा गया। इसे JMM ब्राइबरी के नाम से जाना जाता है। ये बात साबित हो गई थी कि सरकार बचाने के लिए सांसदों के जिस वोट को जरूरत थी उसे कांग्रेस ने कैश देके खरीदा था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तब सुप्रीम कोर्ट कम सुप्रीम था और उसने सीधा कह दिया कि इस बात का सबूत है कि घूस देकर वोट खरीदा गया है। लेकिन भाइयों और बहनों, पार्लियामेंट इज सुप्रीम और पार्लियामेंट के भीतर हुए कांड पर हम कुछ नहीं कर सकते। अपने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रिव्यू किया और कहा कि पुराना फैसला रद्द होता है क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम। खैर, 1996 के चुनाव में भाजपा को सबसे अधिक 165 सीट मिली, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। राष्ट्रपति ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया। अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में सरकार बनी, लेकिन वो बहुमत नहीं जुटा पाई, इसीलिए 13 दिन के अंदर ही सरकार गिर गई। तब वाजपेयी ने लोकतंत्र में नैतिकता के प्रश्न पर ये कहा था, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। वाजपेयी की पहली सरकार गिरी और उसके बाद शुरू हुआ सत्ता का वही खेल जो पिछले 1.5 दशक में नेपाल में खेला गया है। वाजपेयी सरकार गिरने के बाद देवेगौड़ा की लीडरशिप में सरकार बनी जिसे दर्जनों दलों ने समर्थन प्राप्त था। उसे किसने कहां से सपोर्ट किया था उसकी कहानी तो बहुत लंबी है, पर तब भारतीय राजनीति कैसे चलती थी उसका अंदाजा आप प्रमोद महाजन के संसद में दिए गए इस भाषण से लगा दीजिए। I am Pramod Mahajan. I am member of Lok Sabha. I belong to the single largest party and I am in opposition. चीनी आदमी मेरे को देखते रहा, You are single largest party. मैंने कहा We are the single largest party in the house. We are in opposition. अच्छा. He is Mr. Ramakant Khalaf. He is the only member of his party and he is the government. फिर देवेगौड़ा की सरकार अप्रैल 1997 तक चली। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने फिर वही खेल किया जो उसने चरण सिंह और चंद्रशेखर के साथ किया था। उधर लालू यादव ने भी इसी समय जनता दल छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल बनाया। लालू यादव ने देवेगौड़ा को ब्लैकमेल भी किया क्योंकि तब तक चारा घोटाला सामने आ गया था, इसीलिए उन्होंने जोगिंदर सिंह को सीबीआई चीफ नियुक्त करवाया। लालू यादव को एक फ्रेंडली सीबीआई चीफ की जरूरत थी। सत्ता में बने रहने के लिए देवेगौड़ा को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। ये बात और है कि बाद में लालू यादव ने अपने विश्वस्त और बहुत ही कंट्रोवर्शियल नेता तस्लीमुद्दीन को भी देवेगौड़ा पर थोप दिया। इसका बहुत विरोध हुआ और देवेगौड़ा लालू यादव का सपोर्ट खो बैठे। लालू यादव ने जनता दल को तोड़ दिया और उन्होंने उसके बाद आई.के. गुजराल की लीडरशिप वाली सरकार को समर्थन दे दिया। कारण ये था कि चारा घोटाले में फंसने के बाद उनके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि उन पर केंद्र सरकार की कृपा बनी रहे। खैर, उन्हें बाद में सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने हार नहीं मानी लेकिन और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का सीएम बना दिया। ये अभूतपूर्व राजनीतिक कदम था और शायद देश के आम नागरिक या आम वोटर की कल्पना से परे था। गुजराल सरकार बाद में गिर गई। क्यों? वही कांग्रेस का पुराना खेल। उसने गुजरात सरकार के साथ वही किया जो उन्होंने चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और देवेगौड़ा के साथ किया था। कुछ लोग का कहना है कि कांग्रेस के तत्कालीन प्रेसिडेंट सीताराम केसरी खुद पीएम बनना चाहते थे। ये बात फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने अपनी बुक में लिखी है। और सार्वजनिक तौर पे क्या बहाना बनाया गया था? वो बहाना ये था कि आई.के. गुजराल अपनी सरकार से डीएमके को निकाल दे क्योंकि राजीव गांधी के हत्या के मामले में जो जांच करने के लिए जैन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में राजीव गांधी की हत्या के लिए डीएमके को जिम्मेदार ठहराया था। आप सोच कर देखें कि किन किन बातों पर सरकारें बनाई और बिगाड़ी गई थी। भाजपा के अंध विरोध और सेक्युलरिज्म की रक्षा के नाम पर सब मिलते थे और पर्सनल एम्बिशंस के कारण अलग होते थे, फिर चाहे वो सीताराम केसरी हो, लालू प्रसाद यादव हो या राजीव गांधी हो। और ये सिलसिला कोई 1997 में खत्म नहीं हुआ। वाजपेयी की सरकार को भी फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पर एक ही वोट से जिस तरह से गिराया गया था
वो भी अपने आप में आश्चर्यजनक घटना थी। आज सोनिया गांधी के विरोध करने वाले राजनेता सुब्रमण्यम स्वामी ने वाजपेयी सरकार को समर्थन देने वाली जयललिता और मायावती के साथ सोनिया गांधी की मुलाकात करवा दी और वाजपेयी सरकार गिरा दी थी। क्यों? क्योंकि उनका पर्सनल एम्बिशन था। मजे की बात यह है कि कभी यही सुब्रमण्यम स्वामी जयललिता के सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे। जब उन्होंने वाजपेयी सरकार गिराने के लिए जयललिता को राजी किया, उसके 3 वर्ष पहले जयललिता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। हालात ये थे कि जयललिता से अपने जान की सुरक्षा के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। तो 90 के दशक में राजनीति के हालत ये थे। कांग्रेस ने गुजरात सरकार का सपोर्ट इसीलिए वापस लिया था क्योंकि वो डीएमके को सरकार में नहीं देखना चाहती थी। और आज हालत ये है कि 20 सालों से डीएमके के साथ ही हैं। इसका क्या परिणाम हुआ? 2G जैसा बड़ा घोटाला जो डीएमके के मिनिस्टर ए राजा ने किया। 2004 में वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा को सत्ता में वापस न मिलने के परिणाम स्वरूप जो सरकार बनी वो कोलिशन वाली ही थी। मजे की बात यह है कि ये प्री इलेक्शन कोलिशन नहीं था, पर चुनाव के बाद सेक्युलरिज्म की रक्षा करने के नाम पर ये बनाया गया था। ये आम जनता के वोट का निरादर नहीं था तो क्या था? 2008 के न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर लेफ्ट ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी ने समर्थन दे दिया। देश भर ने देखा कि कैसे संसद में वोट के बदले दिए गए कैश को दिखाया गया है। स्टिंग ऑपरेशन को कैसे राजदीप सरदेसाई ने छिपाया। कैश फॉर वोट कांड हुआ था। मनमोहन सिंह की सरकार उस वक्त गिर जाती अगर एक स्टिंग ऑपरेशन जो राजदीप सरदेसाई जिस चैनल के हेड थे वो चैनल अगर प्रसारित कर देता, क्योंकि उस दिन जो है मनमोहन सिंह की सरकार को बचाने के लिए जो पैसे का लेन देन हुआ था वो सब पे एक स्टिंग ऑपरेशन हो गया था। तो राजदीप सरदेसाई उस स्टिंग ऑपरेशन को देखने के बाद एज ए संपादक निर्णय लेते हैं कि मैं इसको अभी टेलीकास्ट नहीं करूंगा, मैं पहले इसकी जांच करूंगा। उसके बाद इस देश ने कैसे कैसे स्कैम, भ्रष्टाचार और पॉलिसी पैरालिसिस देखी, उसकी कल्पना करना आम भारतीय के लिए आज संभव नहीं है। जनता वोट किसी को देती थी और चुनाव परिणाम के बाद मैंडेट कोई और ले जाता था। इसके अलावा कांग्रेस की सरकार ने न जाने कितने बार बहुत ही हल्के आरोपों के सहारे प्रदेश की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। डेमोक्रेसी के प्रति कांग्रेस पार्टी की आस्था का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिहार जैसे प्रदेश में 90 के दशक में कांग्रेस का राज रहा, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। और इतिहास में बहुत दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं। इस समय जो चुनाव प्रचार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर चला रहे हैं, उसी को लेकर इतना कंफ्यूजन है कि वो भी हमें दिखाई दे रहा है। एक दिन दोनों साथ में चुनाव प्रचार करते दिख जाते हैं और दूसरे ही दिन तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि उनकी पार्टी सभी सीटों से चुनाव लड़ेगी। आपको क्या लगता है, ये भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए किया जा रहा है? यूपीए की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कैसे चलाई ये देश ने देखा है। ये वही सरकार थी जिसको सपोर्ट के बदले में कम्युनिस्टों ने नेपाल में लेफ्ट को एक आधार दिलवाया। आज वही कांग्रेस देश को ये बता रही है कि क्योंकि वो सत्ता में नहीं है और गांधी कुल के गौरव राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, डेमोक्रेसी देश छोड़कर पाकिस्तान चली गई है। इसे भले ही जनरलाइजेशन कहा जाए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नेपाल पिछले 1.5 दशक में जिस राजनीतिक व्यवस्था से पीड़ित रहा है, उसके पीछे भारत के कम्युनिस्टों और कांग्रेस नेताओं का भी काफी बड़ा हाथ रहा है। लोकतंत्र की रक्षा करने के नाम पर जिस तरह की राजनीति को बढ़ावा दिया गया है, या कहें कि जिस तरह की राजनीति को पोषण किया गया है, उसी का परिणाम है कि नेपाल में आज आंदोलन हुआ है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें बाहरी शक्तियों का हाथ है, पर यह भी सच है कि बाहरी शक्तियां तभी सफल हो पाती है जब उनको एंट्री की स्पेस दी जाती है। और आज उसी नेपाल की प्लेबुक को राहुल गांधी भारत में लागू करना चाहते हैं। कारण ये है कि अपने सत्ता में वापस न आने पाने की समस्या का कोई राजनीतिक हल नहीं निकाल पा रहे। जैसा मैंने पहले कहा था कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की पहली जरूरत होती है स्टेबिलिटी, यानी कि स्थिरता। ये स्थिरता ही किसी देश के लोकतंत्र को फूलने फलने के समय देती है। ये स्थिरता हम भारत में पिछले 11 वर्षों से देख रहे हैं और इसीलिए कई नेता, दलें और शक्तियां इससे परेशान हैं। पर क्या है कि यही स्थिरता की आवश्यकता एक मैच्योर डेमोक्रेसी के लिए ट्रेडिशनल या कहें तो क्लासिकल व्यू है। पिछले लगभग 20 वर्षों में दुनिया का चौधरी अमेरिका जिस डेमोक्रेसी को दुनिया में एस्टैब्लिश करना चाहता है, वो नई तरह की डेमोक्रेसी है। वो इतने नए तरह की डेमोक्रेसी है कि 140 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में डेमोक्रेसी की क्वालिटी चेक करने के लिए 250 लोग के मिले ओपिनियन पर डिपेंड करती है। डेमोक्रेसी की ट्रेडिशनल डेफिनेशन के अनुसार इट इज ऑल अबाउट हैविंग डिफरेंट व्यूज येट रीचिंग अ कंसेंसस टू वर्क स्मूथली। इट इज ऑल अबाउट एस्टैब्लिशिंग डायलॉग्स टू रन अ शो। पर अब के अमेरिका के अनुसार डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डिसेंट। इफ यू डोंट हैव डिसेंटिंग पीपल हु कैन क्रिएट chaos, you are less democratic or you are autocratic। डेमोक्रेसी की इसी नई डेफिनेशन का सहारा लेकर अमेरिका ने दुनिया भर में अपने टाइप की डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने का जिम्मा अपने सर पे उठा रखा है। और राहुल गांधी एंड कंपनी भी यही चाहते हैं। जिस कांग्रेस ने देश को हर तरह की राजनीति दी, हर तरह का नुकसान पहुंचाया,
वही कांग्रेस पार्टी और उसके नेता आज देश को बता रहे हैं कि अब तो तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं इसलिए तुम भी मानो। सो अब लड़ाई देश और कांग्रेस के बीच में है। देखना यह है कि देश जीतता है या कांग्रेस।